गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेट सीएल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में मैं अंकिता मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की सेशन की शुरुआत हमारे महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए सुविचार के साथ करते हैं। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सो विद्यार्थी मित्रों, तब तक आप लोग प्रयत्न करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज हम सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 3 भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प और स्थापत्य में पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। इसमें है पार्ट 2 में मौर्यकालीन कला। तो मौर्यकालीन कला में क्या क्या कलाएं हैं, क्या क्या स्थापत्य है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले है स्तूप। स्तूप यह संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। तो विद्यार्थी मित्रों, भगवान बुद्ध के देहावशेषों को एक पात्र में रखकर उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना की जाती है तो उसे स्तूप कहते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी अस्थियां थी उसको एक चौरस वाले बॉक्स में रख करके उसके ऊपर अर्धगोलाकार का टीला बना दिया जाए तो उसे हम स्तूप कहते हैं। अशोक के समय के 5 स्तूप प्रसिद्ध हैं। पहला है सांची का स्तूप, दूसरा है सारनाथ का स्तूप, तीसरा है बेरत का स्तूप, चौथा है नंदनगढ़ का स्तूप, 5वां नंबर है गुजरात में देव की मोरी का स्तूप। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो इसके उपरांत आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं। सांची का स्तूप है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सांची स्तूप। सारनाथ का स्तूप है, नंदनगढ़ का स्तूप है, ये देव की मोरी का स्तूप है। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो इसके उपरांत अशोक सम्राट के शासनकाल में चैत्य विहार और मठ भी बनाए गए थे। चैत्य मीन्स होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध के अनुयायियों और उनके भक्तों एकत्रित होकर के प्रेयर करने के लिए एकत्रित होते हैं, उसे हम चैत्य कहते हैं। और विहार है जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अनुयायियों भक्तों के रहने का स्थान होता है, उसे विहार कहते हैं। और मठ एक प्रकार का धार्मिक स्थल है जहाँ पर सत्संग प्रवचन ये सब होते हैं। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प कला और स्थापत्य कला का युग था। स्थापत्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने गुफा विहारों, चैत्यों और स्तूपों की भेंट हमें प्रदान की है। तो विद्यार्थी मित्रों, मौर्य युग के दरमियान भारत में बौद्ध धर्म के स्तूपों, विहारों, चैत्यों, स्तंभ लेखों और शिलालेखों की स्थापत्य कला का विकास हुआ था। इसके बारे में अब हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सांची नामक गांव में स्थित है। सांची के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इससे सारे स्थल के प्रबंधन और संरक्षण का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। सांची का स्तूप असली ईंटों से बना था, वह वर्तमान स्तूप से आधे कद का था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का एक अमूल्य उदाहरण है। स्तूप का ब्यौरा, जैसे कि आप स्तूप किस तरह से बनाया गया था उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हर्मिका। ये ऊपर हर्मिका किसे कहते हैं? स्तूप के अंडाकार हिस्से के शीर्ष के चारों ओर लगी रेलिंग को हम हर्मिका कहते हैं। स्तूप के चारों ओर जो अंडाकार में देखो, आप देख रहे हो पिक्चर में ना, ये इसे हम हर्मिका कहते हैं। उसके बाद आता है मेधी। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को मेधी कहते हैं। जो स्तूप के चारों ओर मंदिरों में भी बना रहता है, तो जो चक्कर करने का जो चारों तरफ से बाउंड्री की गई होती है उसे हम मेधी कहते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ये क्या है? मेधी है। उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ मीन्स होता है कि मंदिर अथवा पूजा स्थल के चारों ओर बने वृत्ताकार रास्ते को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हमेशा पवित्र स्थल दाहिनी ओर रहे, इस तरह उस स्थल की प्रदक्षिणा की जाती है। इसके जैसे मंदिर का हम चक्कर लगाते हैं ना जिस रास्ते से, उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इसके बाद है तोरण। तोरण क्या होता है? तोरण अर्थात 2 स्तंभों के ऊपर सीधा पट्टा या कमान के आकार में पत्थर आड़ा रखकर किया गया सुंदर स्थापत्य है। तोरण के नीचे से होकर के श्रद्धालुओं का समुदाय प्रवेश करता है। इसके नीचे से होकर के हम इस स्तूप के अंदर जा सकते हैं, उसे हम तोरण कहते हैं, जैसा कि इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। तो हर्मिका ये ऊपर रेलिंग जो अंडाकार में की गई हर्मिका है। प्रदक्षिणा पथ मीन्स अंदर चक्कर लगाने के लिए जो हम
मंदिर का जैसे चक्कर लगाते हैं उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मेदी मतलब जो बाउंड्री की गई होती है चारों ओर से, और मतलब वृत्ताकार, उसे हम मेदी कहते हैं। तोड़ ये सामने आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, प्रवेश द्वार होता है, इसके अंदर नीचे से होकर के हम स्तूप के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब स्तंभ लेख के बारे में हम समझेंगे। स्तंभ लेख सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। ये स्तंभ लेख एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाते थे और फिर उन्हें घिस कर चमकीला बनाया जाता था। ऐसे स्तंभ लेख अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद का दिस इज पिक्चर ऑफ इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो है, आप इसमें देख सकते हैं। बिहार में लोरिया के पास, नंदनगढ़, सांची, काशी, पटना और बुद्धगया के बोधि वृक्ष के पास बनाए गए थे। ये स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये स्तंभ लेख है, पत्थर होते, पत्थर को तराश करके उसको घिस के चमकीला बनाया जाता, फिर उसके ऊपर लिखाई की जाती थी, उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं। और वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था उस समय की जितनी जानकारी होती थी उसे ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ भारतीय शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना है। इस स्तंभ के शिखर पर परस्पर जुड़े हुए बड़े 4 सिंगों की आकृति है, जैसा कि इसमें देख सकते हैं 4 सिंगों की आकृति है। सारनाथ भगवान बुद्ध का उपदेश स्थल होने से सिंगों के नीचे चारों तरफ धार्मिक चक्र अंकित किए गए हैं। जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया था सारनाथ में, वहाँ पे धर्म चक्र अंकित किए गए हैं चारों तरफ से। इसमें ये चक्र धर्म की विजय को बताते हैं, इसलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं। ये है धर्म चक्र। इसके उपरांत हाथी, घोड़े और बैल की शिल्प आकृतियां भी इसमें बनाई गई हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज में इस चक्र को स्थान दिया गया है। हमारे जो स्वतंत्र भारत का जो झंडा है उसमें भी राष्ट्रीय चक्र को स्थान दिया गया है। दुनिया के सर्वोत्तम शिल्प आकृतियों में से इसे एक उत्तम नमूना माना जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आशा करते हैं आपको ये सारनाथ का स्तंभ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख मीन्स जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं उस पर लिखना, उसमें बिना ऐसे कोई भी चीज किसी भी भाषा में तो जो भी जानकारी हमें देना होता है उस पत्थर में दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में इसमें देख सकते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों में धर्माज्ञा वाले शिलालेख महत्वपूर्ण है। कष्ट शिल्प, मतलब कष्ट में लकड़ी का जो शिल्प होता है। पाषाण शिल्प, थोड़ा इसमें मिस्टेक है टाइपिंग। पाषाण शिल्प आज स्थापित कला के उत्तम नमूने की प्रतीति कराते हैं। लकड़ी और पत्थर को बाढ़ बनाकर दरवाजे पर सुंदर तोरण तराशे गए हैं जो धर्म के आचरण पर जोर देते हैं। यह शिलालेख पेशावर, देहरादून, ठाणे, मुंबई, धौली और जोगाड़ा, ओडिशा और मुंबई आदि स्थलों से मिले हैं। गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत की तरफ जाते समय रास्ते में तलहटी में इस प्रकार के शिलालेख मिलते हैं। अगर आप जूनागढ़ में जाएंगे तो वहाँ पे हमें शिलालेख मिलेंगे, उस पर लिखी हुई पत्थर ऐसे इस प्रकार के शिलालेख मिलेंगे। इसके उपरांत गुजरात में पालीताना, शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों, अहमदाबाद के हाटी सिंह के जैन देहरादून ईस्वी सन 1847 में संपूर्ण जानकारी देने वाले शिलालेख संस्कृति और गुजराती भाषा में तराश कर रखे गए हैं। जो 1847 की जितनी भी जानकारियां हैं उसे संस्कृत और गुजराती भाषा में अहमदाबाद के हाटी सिंह के जैन मंदिर और शत्रुंजय पर्वत के जैन मंदिरों में लिखा गया है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली के बारे में समझेंगे। दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में सातवाहन वंश के राजाओं के समय दरमियान अनेक स्तर का निर्माण हुआ था। ये स्तूप अर्धगोलाकार, अंडाकार और घंटाकार शिखर वाले होते, जैसा कि हम जानते हैं, आगे पिक्चर में देख चुके हैं कि स्तूप अर्धगोलाकार, अंडाकार और घंटाकार उसके शीर्ष पर होता है। नागार्जुन, कंडा स्तूप और अमरावती के स्तूप द्राविड़ शैली के श्रेष्ठ नमूने हैं। कौन कौन से स्तूप द्राविड़ शैली के श्रेष्ठ नमूने हैं? तो नागार्जुन, कांडा स्तूप और अमरावती। और चोल वंश के राजाओं ने द्राविड़ शैली की स्थापित कला को उच्च स्तर तक पहुंचाया था। जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने इस शैली द्राविड़ शैली को अपनाया था और अनेक प्रकार की स्थापित कला का निर्माण कराया था। ओके, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं विद्यार्थी मित्रों। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसकी नोट्स बना लेना। थैंक यू।